नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर अहम सवाल किए, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है वास्तविक समय डेटा संग्रहण को मजबूत करने के लिए बजटीय आवंटन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद KRN राजेश कुमार ने। उन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से पूछा कि वास्तविक समय डेटा संग्रहण और आर्थिक पूर्वानुमान को मजबूत करने के लिए किए गए बजट आवंटन, जिसमें आर्थिक डेटा की सटीकता और समयबद्धता सुधारने के लिए शुरू किए गए कोई भी कार्यक्रम शामिल है। रोजगार विहीन विकास के बारे में चिंताओं को देखते हुए सरकार द्वारा रोजगार डेटा की सटीकता सुधारने के लिए उठाए गए कदमों, रोजगार दरों की गणना के लिए कार्यप्रणाली में किसी संशोधन या नए सर्वेक्षणों का डेटा संग्रहण की शुरुआत किए जाने का ब्यौरा क्या है। रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास से संबंधित किसी भी योजना सहित प्रमुख सरकारी योजनाओं की धनराशि उपयोग और कार्यान्वयन समय सीमा के संदर्भ में स्थिति क्या है और इन योजनाओं का समग्र अर्थव्यवस्था और नागरिकों के कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस सवाल का जवाब दिया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। इन सर्वेक्षणों की रिपोर्ट उनके निष्कर्ष के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इनमें राष्ट्रीय और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम शक्ति और आर्थिक नियोजन जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों के अनुमान दिए गए हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की क्षमता विकास योजना के अंतर्गत किए जाते हैं और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में CD योजना के अंतर्गत विभिन्न वस्तु शीर्षों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट अनुमान 39,761 लाख रुपए है। NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति से संबंधित विभिन्न संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। PLFS श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान देता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि PLFS से सटीक और विश्वसनीय रोजगार आंकड़े लिए गए हैं। इसे प्राप्त करने के लिए मजबूत और सुपरिभाषित तंत्र विकसित किए गए हैं, जिनमें बदलती आवश्यकताओं, फीडबैक और कार्यप्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उसमें प्रगति पर आधारित आवधिक सुधार किए जाते हैं। प्राथमिक डेटा संग्रहण कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार या वेब आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, जिसमें डेटा संग्रहण के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित सत्यापन तंत्र भी शामिल है। ये महत्वपूर्ण रूप से मैनुअल त्रुटियों में काफी कमी करके हैंड होल्ड उपकरणों के माध्यम से वास्तविक समय में डेटा प्रविष्टि और सत्यापन को सक्षम करके डेटा संग्रहण की दक्षता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण डेटा को वास्तविक समय पर प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सामयिक और सटीक डेटा संचरण सुनिश्चित होता है। वैचारिक प्रश्नों के समाधान और डेटा गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण तंत्र को अपनाया जाता है। PLFS की सर्वेक्षण पद्धति राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की देखरेख में विकसित की गई है। सर्वेक्षण के परिणाम भी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की देखरेख में प्रस्तुत किए जाते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वेक्षणों में अवधारणाएं और परिभाषाएं विभिन्न मानकों के अनुरूप तैयार की जाती हैं। साथ ही श्रम सांख्यिकी पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानकों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन मंत्रालय में किया जाता है, ताकि देश के संदर्भ में उनकी प्रयोज्यता और प्रासंगिकता का आकलन किया जा सके। विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ने लगभग 70 मंत्रालयों विभागों के साथ समन्वय करके केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एक आउटपुट परिणाम निगरानी रूपरेखा विकसित की है। इन रूपरेखा का उद्देश्य योजना लक्ष्यों की तुलना में उनके कार्य निष्पादन के परिणाम आधारित निगरानी को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त DMEO ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया है, जिससे संबंधित मंत्रालय विभाग द्वारा लक्ष्यों को कैप्चर किया जाता है और आवधिक प्रगति का अद्यतन किया जाता है। ये सभी हितधारकों को योजनाओं के निष्पादन की निगरानी करने में सहायता करता है। सितंबर 2015 में अपनी स्थापना के बाद से DMEO नीति आयोग ने 153 मूल्यांकन अध्ययन पूरे कर लिए हैं। अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट संस्तुतियों, सुझावों के साथ संबंधित प्रशासनिक, संबंधित मंत्रालयों, विभागों और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के साथ ही साझा की गई हैं। जब ये योजनाएं नवीकरण के लिए आती हैं, तब ये संस्तुति, सुझाव और की गई कार्रवाई मंत्रालयों, विभागों द्वारा तैयार किए गए EFC, SFC नोट में परिलक्षित होते हैं।
आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलॉजी की स्थापना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा है कि 2015 से कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी की स्थापना की समय सीमा बढ़ाने के कितने मामले सामने आए हैं। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए बार बार समय सीमा बढ़ाने के क्या कारण है। हाल ही में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की स्थापना की समय सीमा को 2027 तक बढ़ाने के पीछे क्या तर्क है। क्या ये सच है कि उत्सर्जन नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने उन विद्युत संयंत्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है जो लगातार प्रदूषण नियंत्रण आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने। उन्होंने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 7 दिसंबर 2015 की अधिसूचना के माध्यम से कोयला लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र के लिए स्टैक उत्सर्जन मानक और जल उपभोग के मानक पेश किए थे। टीपीपी को इस अधिसूचना की तारीख से 2 वर्ष के भीतर इन उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक था। इसके अलावा उत्सर्जन मानदंडों के कार्यान्वयन में टीपीपी द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न तकनीकी आर्थिक बाधाओं पर विचार करने के लिए और जैसा कि विद्युत मंत्रालय ने अनुरोध किया था, 2017 में MOEF-NCC ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि सभी टीपीपी को 2022 तक 7 दिसंबर 2015 की अधिसूचना में निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दें। 2015 से ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलॉजी की संस्थापना के लिए समय सीमा में विस्तार का विवरण भी दिया गया। समय सीमा का पहला विस्तार 31 मार्च 2021 की अधिसूचना के माध्यम से MOEF-NCC ने सभी ताप विद्युत संयंत्रों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिनमें श्रेणी क, ख, ग ताप विद्युत संयंत्रों के लिए तमाम विवरण पेश किए गए हैं। साथ ही दिसंबर 2022, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 तक की समय सीमा निर्दिष्ट की गई थी। इसमें गैर अनुपालनात्मक यूनिट पर जुर्माना यानी पर्यावरण प्रतिकार का प्रावधान भी शामिल था। समय सीमा का दूसरा विस्तार MOEF-NCC ने 5/9/2022 की अधिसूचना के माध्यम से श्रेणी क, ख और ग ताप विद्युत संयंत्र के लिए भी विवरण पेश किया गया था और इनके उत्सर्जन के लिए अनुपालन समय सीमा को आगे बढ़ाया गया था। इनमें टीपीपी की गैर अनुपालनात्मक यूनिट के लिए पर्यावरण प्रतिकर भी यानी ईसी को भी बढ़ाया गया। समय सीमा का तीसरा विस्तार हाल ही में MOEF-NCC ने 30 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के माध्यम से श्रेणी क, ख और ग ताप विद्युत संयंत्र के लिए दिसंबर 2027, दिसंबर 2028 और दिसंबर 2029 तक उत्सर्जन के लिए अनुपालन समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि MOEF-NCC द्वारा अधिसूचित उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने के लिए टीपीपी प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलॉजी जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, SO2 उत्सर्जन मानदंडों के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम और NOx उत्सर्जन मानदंडों के लिए दहन संशोधन का उपयोग कर रहे हैं। समय सीमा का विस्तार केवल SO2 उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए था। ताप विद्युत संयंत्रों में FGD प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान सामने आने वाली प्रमुख समस्या भी साथ ही प्रमुख चुनौतियों का भी विवरण दिया गया। वर्ष 2015 के अंत तक कोई SO2 मानदंड लागू नहीं थे, इसलिए देश में FGD प्रणाली निर्माण क्षमता लगभग ना के बराबर थी। FGD तकनीक हमारे देश के लिए नई है, इसलिए वर्तमान में सीमित विक्रेता हैं जिनके पास FGD घटकों की आपूर्ति और संस्थापना करने के लिए सीमित दक्षता है। देश में FGD संस्थापना के लिए विक्रेता की क्षमता लगभग 16 से 20 गीगावाट प्रति वर्ष है और संस्थापना का समय लगभग 36 से 40 महीने है, जिसके कारण FGD उपकरणों की मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा हो गया है, जिससे लागत और देरी बढ़ रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान FGD की योजना निविदा और कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई। इसका असर आपूर्ति श्रृंखला और जनशक्ति उपलब्धता पर भी पड़ा। भारत में 70% FGD घटकों के विनिर्माण की क्षमता थी, जो अब समय बीतने के साथ बढ़कर 80% हो गई है। यह अभी भी टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण उपकरणों और कुशल जनशक्ति के लिए अन्य देशों से आयात पर निर्भर है। FGD सिस्टम की संस्थापना एक नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजना की तरह है, जिसमें अवधारणा और डिजाइन चुनौतियों के संदर्भ में कठिनाइयां हैं। मानकीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि अलग अलग साइटों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, जैसे कि स्थान की कमी, लेआउट और अभिविन्यास। 7 दिसंबर 2015 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित उत्सर्जन मानकों को अलग अलग टेक्नोलॉजी पहलुओं पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है, जिसमें घरेलू कोयला विशेषताएं, सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय मानकों सहित मौजूदा ताप विद्युत संयंत्र में उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की पुनः संयोजन की व्यवहार्यता शामिल है। निर्दिष्ट समय सीमा से परे उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन न करने की स्थिति में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5/9/2022 की अधिसूचना के माध्यम से निवृत्त न होने वाले ताप विद्युत संयंत्रों पर पर्यावरणीय प्रतिकर भी निर्धारित किया है।
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल किए, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल और उनसे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है उद्योग में एआई, 5G और साइबर सुरक्षा जैसी टेक्नोलॉजीज की मांग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद बलभद्र माझी ने। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पूछा कि क्या कौशल भारत कार्यक्रम की पुनर्संरचना में उद्योग की मांगों और एआई, 5G और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज के साथ बेहतर एकीकरण को सुनिश्चित किया गया है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम की पुनर्संरचना के माध्यम से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में चिन्हित किए गए कौशल अंतराल को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना के अंतर्गत कोई विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अर्जित कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो? इस सवाल का जवाब दिया कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। उन्होंने बताया कि कौशल भारत कार्यक्रम में 3 स्कीमें हैं। सबसे पहली है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में उद्योग की मांगों में और एआई, 5G, साइबर सुरक्षा, IoT, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती टेक्नोलॉजीज के साथ अधिक एकीकरण सुनिश्चित करती हैं। PMKVY 4.0 के तहत उद्योग की उभरती मांगों और नए युग की तकनीक के आगमन के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए एआई, 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक पर 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं जो उभरती टेक्नोलॉजीज और भविष्य के कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। PMNAPS के तहत डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, IoT सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और मैकेनिक EV जैसे उभरते क्षेत्रों सहित प्रचलित विनिर्माण में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। JSS के तहत कौशल पाठ्यक्रमों को एक जिला एक उत्पाद और संबंधित जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाता है। SIP के तहत PMKVY 4.0 में 31 दिसंबर 2024 तक 3,52,963 उम्मीदवारों को भविष्य के कौशल में प्रशिक्षित किया गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की स्थिति से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा कि देश में कुल श्रम बल में से असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों का कुल प्रतिशत कितना है? असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही आम आदमी बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? पिछले 5 वर्षों के दौरान इस योजना के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है? राजस्थान सहित देश के राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करांदलाजे ने। उन्होंने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार के साथ जुड़ा असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल आरंभ किया है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्वयं घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान करके पंजीकृत करना और उनकी सहायता करना है। 5 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार 30,59,00,000 से अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया है। आम आदमी बीमा योजना जो 2007 में गरीबी रेखा के नीचे या आंशिक रूप से कुछ ऊपर जीवन यापन करने वाले 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों को जीवन और निःशक्तता कवर प्रदान करने के लिए देश के 47 पहचान किए गए उद्यमों व्यवसायों में शुरू की गई थी और 1 जून 2017 से इसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मिला दिया गया था। 1 जून 2017 से AABY को PMJJBY और PMSBY योजनाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इसलिए AABY के अंतर्गत सरकार ने आगे धनराशि का आवंटन नहीं किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कंवर सिंह तंवर ने। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने देश में विनिर्माण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया है? अगर हाँ, तो खासकर उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या बड़ी संख्या में युवाओं के पास विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? क्या वर्तमान में कौशल विकास कार्यक्रम हमेशा भारतीय उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की मांगों के अनुसार नहीं है? अगर हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं
और इन कदमों से जुड़ा ब्यौरा उन्होंने मांगा है। इस सवाल का जवाब दिया कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। उन्होंने बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों का गठन किया है। इन एसएससी को संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ ही कौशल मानकों को निर्धारित करने का अधिकार है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों को जमीनी स्तर पर कौशल विकास और कार्यान्वयन के लिए विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला कौशल विकास योजनाएं तैयार करने का अधिकार है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ ही जिले में कौशल की संबंधित मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करती है और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं की मैपिंग करती है। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतराल को कम करने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किए जाते हैं। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का प्रतिशत जिन्होंने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है क्रमशः 4.1% और 30.6% है। भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कुशल भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल पुनर्कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसडीई की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से प्रदान किए गए कौशल वर्तमान उद्योग आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति के अनुरूप हैं, उनमें कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार 8,151 अहर्ताएं अनुमोदित की हैं, जिनमें से 3,089 अहर्ताएं वैध और सक्रिय हैं और 5,062 अहर्ताएं अप्रासंगिक होने के कारण पुनर्लेखित हैं। संबंधित क्षेत्रों में उद्योग के अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषद स्थापित किए गए हैं, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ ही कौशल अहर्ता मानकों को निर्धारित करने का दायित्व सौंपा गया है। बाजार आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत एनएसडीसी उन प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करते हैं। डीजीटी फ्लेक्सी एमओयू योजना और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारत सरकार ने वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रयासों को संरेखित करने के लिए 12 देशों के साथ कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन, सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आधुनिक युग भावी कौशल जॉब रोलों को आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए ईआई, एमएल, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में उद्योग 4.0 आवश्यकताओं के साथ विशेष रूप से संरेखित किया गया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में प्रशिक्षण महानिदेशक ने सीटीएस के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 31 आधुनिक योग भावी कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि 5G नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन टेक्नीशियन जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संबंध सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल, राइट्स नेटवर्क, अमेजॉन वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भागीदारियां आधुनिक टेक्नोलॉजीज में तकनीक और पेशेवर कौशल प्रशिक्षण के प्रावधान की सुविधा प्रदान करती हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में अहमदाबाद और मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान का उद्देश्य उद्योग 4.0 के लिए उद्योग तैयार कार्यबल करना है, जो अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस हो। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए AWS, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, रेड हैट, पियर्सन, VUE, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, सिस्को नेटवर्किंग अकादमी जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भागीदारी की है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कबड्डी को बढ़ावा देने के कदमों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने। उन्होंने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों और चैंपियन खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है?
इस सवाल का जवाब दिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। उन्होंने बताया कि खेल राज्य का विषय होने के कारण देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार अपनी अलग अलग स्कीमों के तहत उनके प्रयासों में सहयोग देती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की तैयारी कर रहे एथलीटों को राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत सहायता प्रदान की जाती है। किसी विशिष्ट खेल विधा के प्रचार और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित NSF की है। कबड्डी को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए मंत्रालय ने भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ को मान्यता प्रदान की है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों के लिए सरकारी योजनाओं से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अब्दुल रशीद शेख ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि देश में निजी और सरकारी डिग्री कॉलेजों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है? क्या जम्मू और कश्मीर में निजी कॉलेजों, अगर कोई हो, इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? मार्च 2023 से पिछले 2 वर्षों के दौरान विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और हाई स्कूलों को प्रदान की गई निधि का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने। उन्होंने बताया कि AISHE 2022-23 के अनुसार देश में निजी और सरकारी डिग्री महाविद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या education.gov.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप संस्थाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नए संस्थाओं, विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को निधि प्रदान करना है। सरकार शैक्षिक रूप से असेवित अल्पसेवित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 12,926.10 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निधियां जारी की जाती हैं। यूजीसी जम्मू और कश्मीर सहित निजी स्वयं वित्त पोषित महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान यूजीसी द्वारा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय को PMUSHA के अंतर्गत और प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विद्यालयों को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जारी निधियों का विवरण education.gov.in पर उपलब्ध है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पर्यटन स्थलों पर किफायती आवास से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद उत्कर्ष वर्मा मधुर ने। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का पर्यटन स्थलों पर रह रहे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि निम्न और मध्यम वर्ग के लोग प्रायः सड़क किनारे या सार्वजनिक केंद्रों के निकट रहते हुए पाए जाते हैं। अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 2025-26 की बजट घोषणा में होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण योजना की घोषणा की है, जिससे आवास के विकल्पों की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय होम स्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दी है। इस पहल में 5 लाख प्रति इकाई नए निर्माण के लिए, 3 लाख नवीनीकरण के लिए और ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख तक की सहायता के साथ 1000 होम स्टे का विकास शामिल है।